गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग दीक्षित है और आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं कि 3:30 बजे कुछ इंटरनेट की गड़बड़ी की वजह से आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाई। तो 3:30 बजे वाली क्लास ये मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है। और एनर्जी वही रहेगी, जोश वही रहेगा और क्वेश्चन को करने के तरीके वही रहेंगे। बेस्ट अप्रोच के साथ मैं आपको सिखाऊंगा और आज कुछ नए क्वेश्चन से भी रूबरू करा दूंगा भाई, जो कि सबसे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप ये देखो कि सेशन नंबर 03 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करने के लिए कौन खड़ा है आपके सामने? अनुराग दीक्षित। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन था मेरे दोस्त। सभी लोग जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। तो काफी सारे बच्चों ने मैंने कमेंट देखे थे, अभी मैं बाद में सेक्शन रीड भी करूंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था, ठीक। तो अब जितने बच्चों के लिए होमवर्क दिया था, जितनों ने ट्राई किया था, वो देखिएगा कि आपका ऑप्शन डी आया था या फिर नहीं आया था, और अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ। छोटा सा सवाल था, दशमलव का गेम था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं अपने धंधे की भी बात तो करूंगा, है ना, ठीक है। तो देखो भाई, CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट मैथ बैच है, जो कि महाधमाका ऑफर में इस वक्त जो आपका ये 1000 रुपए का कोर्स है, ये मात्र आपको 299 में मिल जाएगा। और ये 299 में आपको तभी मिलेगा जब आप इसके लिए दो काम कर लेंगे। पहला काम मेरे दोस्त ये है कि आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी प्रकार की चीजों को लेने के लिए, फ्री PDF के लिए या अन्य चीजों के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेलवे वाले सेक्शन में आ जाइए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं ये क्यों कहता हूं, इसमें ऐसी क्या खास बात है। जो कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आप सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके इस कोर्स में क्या खास बात है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या खास बात है, क्यों आपको लेना चाहिए। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है, जिससे ये 1000 की चीज आपको मात्र 299 में मिल जाए, वो कूपन कोड इस्तेमाल करना है मेरे भाई। अनुराग का A, दीक्षित का D और 10 AD10 आप कूपन कोड इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको ये 1000 रुपए का कोर्स 299 में मिलेगा। अब बात ये आती है, देखो यहाँ पे लिखा भी है AD10, ठीक है। ये कोर्स क्यों लेना चाहिए? सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक और एडवांस होगा। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी नई बात है, ये तो सब लोग दे देते होंगे। करेक्ट। इसमें मैंने आपको अलग से DI देने का वादा किया है कि मैं आपको DI का पूरा टॉपिक अलग से दूंगा। प्लस दूसरी बात, कैलकुलेशन की तरीके कि किस तरीके से आप डिजिट सम का इस्तेमाल करके सवालों को सेकंड में उड़ा दें। डिजिट सम का इस्तेमाल करके कैसे आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके आप सेकंडों में सवाल उड़ा सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट का इस्तेमाल करके डिविजिबिलिटी कैसे देखी जाती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है, मैंने देखा है बच्चों पर, इसमें मैंने बहुत काम किया है। तो ये कोर्स में आपको इनरोल करना है। सोचो मत मेरे भाई, मौका बार बार नहीं आएगा। अभी उठाइए फोन और तुरंत इनरोल कर लीजिए। कूपन कोड AD10, एप्लीकेशन माई पाठशाला, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पर, अगले आगे के क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है बहुत ही शानदार, 19 जनवरी 2017 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए और आगे बढ़ते हैं। एक अस्थिर बाजार में, अस्थिर का मतलब जो कि एक ऐसा बाजार जो कि स्थिर नहीं है, उसमें वस्तु भिन्न भिन्न तिथियों पर 11 रुपए की, 9 रुपए की, 8 रुपए की और 10 रुपए की यूनिट मूल्यों पर खरीदी गई है। इसे इसके क्रय मूल्य से 2 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया, तो प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर होगा? समझना, पहली वस्तु को 11 का खरीदा गया और 2 रुपए ज्यादा में बेचा जाएगा, तो लाभ होगा इसे 2 का। तो पहली वस्तु 11 की, उस पर 2 का लाभ, अगर इसका प्रतिशत निकालोगे तो 1/11 होता है, 9 से ही 1/9। तो 2/11 का मतलब, अगर मैं लगभग भी लेके चलता हूं, मैं अगर लगभग भी, आप एग्जैक्ट निकालना चाहो एग्जैक्ट निकाल लो, कोई समस्या नहीं है, कि 9 से ही 1/11 होता है। इसमें 2 का गुणा कर दोगे मेरे भाई, तो ये 18 से ही 2/11% का लाभ हो जाएगा, एग्जैक्ट लाभ इस पर। दूसरी वस्तु पर आते हैं, तो इसको 9 का खरीदा गया था और इस पर भी 2 का लाभ होगा, तो 2/9 का मतलब हो जाता है 22 सही 2/9% का लाभ होगा। तीसरी वस्तु को 8 रुपए की खरीदा गया, इस पर 2 रुपए का लाभ होता है, तो ये 1/4 होगा। 1/4 का मतलब इस पर 25% का लाभ होगा। और चौथी वस्तु पर 10 रुपए की जो खरीदी गई थी, इस पर 2 रुपए का लाभ, तो इस पर 20% का लाभ काउंट होगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछा था कि सबसे ज्यादा लाभ कहां पर होने वाला है। तो क्या मित्र अब आप ये नहीं बता पाएंगे सबसे ज्यादा लाभ कहां हो रहा है?
आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा लाभ जो है वो 25% का है, यानी जो तीसरी वस्तु है जिसे 8 रुपए में खरीदा गया था उस पर हम सबसे ज्यादा लाभ कमाएंगे। तो तीसरी वस्तु के लिए ऑप्शन डी आपका होगा आंसर, क्योंकि डी ऑप्शन में तीसरी वस्तु मेंशन की गई है। अब तीसरी आई तो ऐसा मत करना कि तीसरा ऑप्शन लगा दिए खट से आंसर सही हो गया, ठीक है, ये गलती हो सकती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, वेरी गुड। चलो भाई अगला सवाल देखो। अब ये सवाल देखो 2022 फेज 1। थोड़ा सा हम लोग तेजी भी पकड़ेंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवालों को कम समय में कर पाए। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात पता लगाइए। तो सबसे पहले अगर दिनों की संख्या बराबर होती है ना, तो आप उन दिन को बिल्कुल खत्म कर दो कि ये 15 दिन का कोई यूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि 20 महिलाएं 16 पुरुष के बराबर है। तो अगर मैं 4 से दोनों को काट दूंगा तो आप क्या बोलोगे कि 5 महिलाएं जो होंगी वो 4 पुरुष के बराबर हो जाएंगे। तो अब देखो पुरुष बटे महिला अगर हम यहां से लिखें कि क्या लिखें, पुरुष बटे महिला, तो पुरुष बटे महिला लिखने पर यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5/4। यानी एक पुरुष एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा जबकि महिला 4 यूनिट काम करेंगे। और यही आपसे पूछ रहा था कि पुरुष और महिलाओं की क्षमता का, कार्य कुशलता का अनुपात क्या होगा। तो पुरुष और महिला की कार्य कुशलता का अनुपात होगा 5:4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। 2022 फेज 1, दो संख्याओं का योग 430 है और उनका HCF 43 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। इस सवाल को समझना बहुत माइनर सा पॉइंट होगा जहां पर आपसे गलती हो जाएगी, ठीक। अगर ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि HCF से कटने वाले हैं, तो ऑप्शन का सहारा यहां पर ले नहीं सकते हैं। तो अब समझना है जरा। जैसे अगर मैं पहली संख्या को देखता हूं तो पहली संख्या, मान लीजिए हमने संख्याओं के अनुपात मान लिए A और B, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 43A और दूसरी संख्या होगी 43B। अब इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 430 के। मेरे मित्र बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो 43 अगर कॉमन लेके काट देंगे तो A प्लस B का मान 10 आ जाएगा। अब A प्लस B 10 किन किन फैक्टर से बन सकता है जो कि सहअभाज्य होने चाहिए। तो मेरे भाई 1 + 9 करेंगे आप तो 10 बन जाएगा, इनका HCF 1 होना चाहिए। 3 + 7 करेंगे तो 10 बन जाएगा, इसका भी HCF 1 होगा, 3 और 7 का। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अपने पास और कौन सी संख्या बनेगी, 3 2 5, 5 + 5 ये भी 10 बन जाएगा और इनका भी HCF 1 होगा। यानी हम देखेंगे कि 3 पेयर अपने पास बनेंगे। अब इनसे संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी ये समझना। HCF कितना दिया था, 43। तो अगर मैं पहली संख्या देखता हूं 1 और 9 वाली, तो इसमें 43 का गुणा कर दोगे तो ये 43 हो जाएगा। जबकि दूसरी संख्या क्या बनेगी, 9 × 43, 9 × 3 = 27। और उसके बाद यहां पर अगर हम 43 का गुणा कर रहे हैं, 27 2 9 चौको 36 2 38, 387 बन जाएगी। क्या बनेगी, 387। तो एक ग्रुप बनेगा संख्याओं का 43 और 387 जो कि ऑप्शन में अपने पास नहीं है। दूसरा ग्रुप देखिए 3 और 7 है, 3 और 7, 3 का गुणा करेंगे 43 में तो 126, 7 का गुणा करेंगे 43 में तो 7 है 21, 2 हो जाएगा, 7 चौको 28 और 2 30 हो जाएगा, 301 हो जाएगा। 126 और 301, 126 और 301 नहीं, 43 का गुणा करना है ना, तो 7 तिहाई 21 का 1 हो जाएगा और ये 129 होगा। ठीक है, ये 301 सही था, ये क्या होगा 129। थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, 129। एक संख्याओं का पेयर क्या बनेगा, एक संख्याओं का पेयर बन जाएगा आपके पास 129 और 301। ये ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। लेकिन थोड़ा सा सब्र करना और यहां पर ये जो सीखने वाली बात है अब वो सीख लो जरा। अगर मैं संख्याओं का पेयर लेता हूं 5 और 5 का, तो एक संख्या बनेगी 43 × 5 यानी कि 215। क्या बन जाएगी, 215, 215। और दूसरी संख्या भी क्या बनेगी, 215। और ये भी ऑप्शन में है, 215, 215। तो अब इन दोनों संख्याओं का HCF भी 43 है और इनका योग आप देखोगे तो 430 है। इन दोनों संख्याओं का HCF भी 43 है और इनका योग 430 है। तो अब आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप रेलवे के एग्जाम को दे रहे हो तो याद रखिएगा ये ग्रुप डी वाला सवाल है और इस पर ऑब्जेक्शन रेज हुए थे कि दोनों ऑप्शन सही होंगे। लेकिन जब कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो मेरे भाई, तो याद रखना रेलवे हमेशा ऐसे प्रश्नों का उत्तर मानता है जो कि बराबर संख्याएं नहीं होती हैं।
यानी आंसर क्या माना जाएगा रेलवे के हिसाब से, 129 और 301। सवाल का आंसर ये भी सही है, लेकिन आंसर एप्रोप्रिएट कौन सा माना जाएगा, ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा 129 और 301 वाला। सी को कंसीडर सही नहीं किया जाता है रेलवे के लिए, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। देखो, लड़कों की संख्या ये बॉय होगा, ये लड़कियों की संख्या होगी। लड़कों की संख्या शुरुआती बिंदु पर लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, तो लड़कियां अगर 1 के अनुपात में है तो लड़के 2 के अनुपात में होगा, ठीक। रास्ते में 15 लड़के उतर गए, यानी संख्या लड़कों की 15 कम हो गई, और 10 लड़कियां बस में चढ़ गए, लड़कियों की संख्या 10 ज्यादा हो गई। तो अब क्या कहता है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी अब अनुपात हो जाता है 1 और 1 का। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की शॉर्ट ट्रिक से ये सवाल बन जाएगा। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वाली शॉर्ट ट्रिक है और उससे ये सवाल बनेगा। देखो भाई, ये आपसे पूछ रहा था यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लो, लड़कों की संख्या यात्रा की शुरुआत में 2 के रेशियो में है, तो आंसर वही होना चाहिए जो 2 से कटे। अब हमने पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो 2 से नहीं कट रहा है, ये तो खत्म हो गए, या तो आंसर 40 होगा या तो 50। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूं। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, डिफरेंस क्या आ गया 1 यूनिट का। फिर 1 का गुणा -15 में, इधर 1 का गुणा +10 में, -15 और +10 यानी जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो 1 यूनिट का मान 25 हो गया, तो 2 यूनिट का मान क्या होगा 50 होगा, यानी लड़कों की संख्या शुरुआत में 50 रहेगी। आपका ऑप्शन सी हो गया। अब इसको आप यहां पर किससे भी देख सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आपको यह पता है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2 और 1 है, और शुरुआती बिंदु में लड़कों की संख्या पूछा था, तो 2 से जो कटेगा वो आंसर होना चाहिए। 2 ऑप्शन थे, हम 40 उठा लेते हैं। मान लो हमने मान लिया कि अगर ये लड़के 40 होते तो लड़कियां 20 होती। अब अगर लड़कियां 15 कम हो जाती तो 25 लड़के 15 कम हो जाते तो 25 लड़के बचते, और 10 लड़कियां ज्यादा हो जाती तो 30 लड़कियां हो जाती। क्या ये रेशियो बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। तो अब अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक जो बचा वही ना सही होगा, हाँ या ना। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही तो शेयर और लाइक रुकने नहीं चाहिए भाई, धकाधक एकदम ठोक के लाइक और शेयर होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल देखो, आपको सारे के सारे सवाल ऐसे मैं करा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं सारे सवाल प्रीवियस ईयर के उठा रहा हूं। मैं कुछ सवाल जो कि अच्छे हैं मैं उनको लेकर आपके लिए आता हूं किसी भी एग्जाम से, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित किए गए समांतर चतुर्भुज 2 विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये विकर्ण हो गया AC और ये विकर्ण हो गया BD, ये O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया O, ठीक। अब आपको ये थ्योरम पहले आनी चाहिए कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज के, आपको ये बात, मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा, याद रखना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। पहली बात कि कोई भी समचतुर्भुज हमेशा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कोई भी समचतुर्भुज हमेशा क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। समांतर हो सकता है, समचतुर्भुज हमेशा समांतर चतुर्भुज ही होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज होना पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब इंग्लिश में, एवरी रोम्बस इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम शुड बी अ रोम्बस, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये याद रखना। तो इस चीज को अब समझो जरा। इसकी थ्योरम क्या कहती है मेरे भाई, कि जब किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण किसी एक दूसरे को काटते हैं, तो आपने ये सीखा है कि ये विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके आधा अर्धक होता है ना, तो ये हिस्सा इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर होगा। तो अब आप थ्योरम समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या थ्योरम है भाई, कि अगर ये दोनों हिस्से बराबर है तो आप बोलोगे OD बराबर होगा OB के, और यहां से OA बराबर होगा OC के। ये तो बात समझ में आ गई ना, यही तो पॉइंट था इस सवाल का। बस आपको OD OB OC OA दिया हुआ है, वैल्यू रखना है, मान बता देना है। देखो अगर OD OB के बराबर है तो OD आपके पास 3y दिया है, OD कितना दिया है 3y, और ये किसके बराबर है OB के, OB दिया है y + 2, y + 2, y इधर आएगा 2y बचेगा, तो y का मान आपके पास आ जाएगा 1। मेरे भैया y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपसे कह रहा है x का मान चाहिए था, तो OA को OC के बराबर कर दे। OA कितना है, OA है x + 3, OC कितना है, OC है 2x + y, क्या है 2x + y।
y का मान 1 आ चुका है, y का मान 1 यहां पर रखा है, इधर करोगे माइनस होगा, 2 बचेगा, और ये जो x है ये इधर आके घटेगा तो x बचेगा, तो x का मान क्या मिल जाएगा 2, y का मान क्या मिला 1, x का मान क्या मिला 2। आपसे पूछा क्या था, x की वैल्यू, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये जो इसकी थोड़ी सी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थी, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या, एक रूल है जो आपने वैसे पढ़ रखा होगा, लेकिन जब वो इस फॉर्म में आता है तब कभी कभी व्यक्ति बच्चे के दिमाग से निकलता है। इट्स ओके, शेयर और लाइक नहीं रुकने चाहिए बस। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल गए हैं मेरे भाई। P और Q अकेले अकेले किसी काम को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी P किसी काम को 9 दिन में पूरा करने की बात कर रहा है और Q किसी काम को 12 दिन में पूरा करने की बात कर रहा है। 36 एलसीएम आ जाएगा, और जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, वो कुल काम होता है। 9 चौको 36 यानी P की क्षमता 4 होगी, 12 3 36 यानी Q की क्षमता 3 होगी। होगी या नहीं होगी, बोले हाँ सर होगी। अब देखो आगे कह रहा है कि Q से काम शुरू करना है और एक एक दिन छोड़कर काम करना है। तो Q अगर पहले काम करेगा तो 3 काम करेगा, उसके बाद काम करेगा P, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट। आप ये बात समझ पा रहे हो, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है, 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। अब काम कितना है, बोले सर टोटल काम तो 36 यूनिट है, तो मैंने कहा इसमें मैं 5 से गुणा कर देता हूं, इसमें भी 5 से गुणा कर लूंगा। ये 10 दिन हो जाएंगे और 10 दिन में 35 यूनिट काम हो जाएगा। 35 यूनिट काम 10 दिन में। कितना काम बाकी रह गया, 1 यूनिट। अब काम करने की बारी किसकी होगी, जिसने शुरुआत की है। शुरुआत किसने की थी, क्यू ने। क्यू कितना काम करता है, 3, 1/3। 10 दिन यहां पूरे लग गए थे, तो आप बोलोगे 10 सही 1/3 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक इसमें लगता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया बात समझना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, आओ ये क्वेश्चन देखना है, समझना है हर चीजों को बहुत ध्यान से, एक एक चीज समझते हुए चलिएगा, मजा आ जाएगी, आपको आनंद मिलेगा वास्तविकता में। चलो, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2, 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। ठीक है, हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बना देते हैं। जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ध्यान से सुनना, समझ जाओगे। एक्स और वाई 2 धातुएं, क्या क्या है, सोना और प्लेटिनम, इसमें 5 और 2 के अनुपात में है। देखो ऐसे कर लिखता हूं, इसमें सोना और प्लेटिनम है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम जो है 5 और 2 के अनुपात में। ये आपको लिखना नहीं होगा पेपर में, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इस चीज को बेहतर समझ पाए। और इसमें 5 और 7 के रेशियो में, किसके रेशियो में, 5 और 7 के। इनकी समान मात्रा को लेकर तीसरी मिश्र धातु बना दी गई है, समान मात्रा को लेकर। अब उसमें ये कहता है सोने और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, कोशिश करना, आप एक एक चीज समझ जाओगे। देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझो, कि अगर x में गोल्ड प्लेटिनम से ज्यादा है, गोल्ड प्लेटिनम से ज्यादा है, और y में गोल्ड प्लेटिनम से कम है कम कि नहीं है, तो अब अगर हम मिलाते हैं तो इस कंडीशन में पहले हमको दोनों की मात्राएं बराबर करनी पड़ेगी। और ये टोटल मात्रा 7 यूनिट है, 5 और 2 7, और ये टोटल मात्रा 12 यूनिट है। तो 12 और 7 को बराबर करने के लिए इसमें 12 से गुणा करोगे और इसमें किससे गुणा करोगे, 7 से गुणा करोगे। तो मेरे भैया अगर आप इसमें जो है 12 से गुणा कर रहे हो तो ये 12 से गुणा, ये 12 से गुणा, और इसमें यदि आप 7 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 7 से गुणा होगा, यहाँ भी 7 से गुणा होगा। यस और नो, होगा कि नहीं होगा। अब देखो गोल्ड कितना हो गया, 12 पंचे 60 यहाँ पर हो गया, और 7 पंजे 35 यहाँ हो गया। तो टोटल गोल्ड जो तीसरी मिश्र धातु में आएगा वो 95 आएगा। अब आप पहले तो ये चेक कर लो 95 की शुरुआत किस में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। 95 की शुरुआत 2 में है। इसमें देखो 7 पंजे 35 यहाँ हो गया, इसमें यहाँ करते हैं 12 दूनी 24 यहाँ हो गया, और 7 सत्ते 49 यहाँ हो गया। 9 4 कितना होता है, 13, 73। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया 73। तो तीसरे वाले में जो गोल्ड और प्लेटिनम की मात्रा पूछी गई थी उसका अनुपात क्या मिलेगा, 95:73। मेरे भाई बात समझ आ गई। छोटा सा सवाल था, अच्छा सवाल था। अब इस बात पर बात कर लेते हैं, ठीक। देखो मजा आ रही पढ़ने में, ठीक, वेरी गुड। आपको एएलपी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो CBT 1 और CBT 2 के लिए है, जो कि 3000 कीमत का है, वो मात्र 864 रुपए में मिल जाएगा। धमाका ऑफर है भाई,
पूरे YouTube पे देख लो, इससे सस्ता और इससे बेस्ट नहीं मिल सकता। बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं, बेस्ट मेरे भाई इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे ले चुके हैं एप्लीकेशन पर, उन बच्चों की रेटिंग चेक कर लो। रेटिंग देखने के बाद उनके रिव्यू चेक कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगी। ठीक, एलपी टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच अगर कोई बच्चा CBT 1 के लिए लेना चाहता है तो ये 2000 का चीज आपको सिर्फ 399 में मिल जाएगी। RRB JEE फाउंडेशन बैच अगर CBT 1 का किसी बच्चे को वो है तो उसको 399 रुपए मात्र अदा करने पड़ेंगे। और इसी तरीके RPF का फाउंडेशन बैच भी सिर्फ और सिर्फ 399 में आपको मिल जाएगा। और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, इस बात की अश्योरिटी मैं खुद से लेता हूं, मैं खुद कह रहा हूं। अगर आपको किसी भी क्षण ये लगता है कि भाई ये तो मेरे उसका नहीं है, आप मुझे बताओ, मैं अपनी जेब से पैसा आपको वापस करूंगा। ठीक, करना क्या है आपको, माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कूपन कोड किसी और का लगाया तो ये गारंटी फिर मेरी नहीं होगी, आपको AD10 ही लगाना होगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, इस बात को जो मैंने कहा है अभी वो मैं कंप्लीट करूंगा AD10 के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 का औसत 18 है, अंतिम 5 का औसत 64 है, छठवीं संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या क्या होगी? ठीक, देखो 11 संख्याओं का औसत आपके पास है 41, तो यहां पर लिखा 11 संख्याएं हैं, इनका औसत है 41, 41 कितना है? 41। अब समझना जरा, इनमें से 5 संख्याएं हैं, इन 11 में से 5 संख्याएं मेरे मित्र ऐसी हैं जिनका औसत 18 है। बहुत ध्यान से सुनना, तो टोटल के 11 के औसत से ये औसत कम तो दिख रहा है। अब मैं पूछूंगा ये औसत कितना कम है, तो आप बोलोगे 23 कम है। एक संख्या अगर 23 कम है तो 5 संख्याएं 23 गुणे 5 115 कम होंगी। बोले हाँ सर कम होंगी, 115 होंगी कि नहीं होंगी? बोले हाँ सर बिल्कुल होंगी। इसी 11 संख्याओं के समूह में जिसका औसत 41 था, इसमें आखिरी की जो 5 संख्या है मेरे मित्र, आखिरी की 5 संख्याओं का औसत आपके पास 64 है। ये 64 41 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे 23 ज्यादा है, यानी ये 23 ज्यादा हो गया। और अगर एक संख्या 23 ज्यादा है तो 5 संख्याएं कितनी ज्यादा होंगी? 115 ज्यादा होंगी। होंगी या नहीं होंगी? बोले हाँ सर। तो ये माइनस का 115 और ये प्लस का 115, अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब 5 और 5 10 संख्याओं का काम हो गया। जो छठवीं संख्या बचेगी उसका औसत खुद ही क्या होगा? 41 ही तो रहेगा। क्या रहेगा? 41, क्योंकि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, 41 ही रहेगा। ये बात आप जानते हो, आप बिना किए भी कर सकते थे। अब कुछ बच्चे इसमें किस प्रकार की कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे मैं आपको बताऊं। देखो वो ऐसी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से समझना। कहेंगे 11 गुणे 41, इसका योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर 4 1 5 451। फिर वो कहेंगे पहली संख्याओं में 18 संख्याएं थी 5, तो ये 90 बनेगा। बोलेंगे अच्छा। फिर वो कहेंगे 64 एवरेज था लास्ट की 5 संख्याओं का, तो 6 पंचे 30 320 ये बनेगा। फिर वो इसको जोड़ेंगे, कहेंगे जोड़कर भाई साहब कितना हो रहा है? 410 हो रहा है। अब वो क्या करेंगे? 451 में 410 घटाएंगे तो बोलेंगे कि सर हमारे पास तो 41 आ रहा है। तो इतनी कैलकुलेशन जो करने से आपको ये सरल नहीं लग रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये कैलकुलेशन अगर सरल भी होती, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सरल भी होती तो ये तरीका जो वेटेड एवरेज का है ये आप कब सीखोगे? डेविएशन बोलते हैं, वेटेड एवरेज नहीं, ये डेविएशन है। क्या है? डेविएशन। ये कब सीखोगे? स्थानांतरण बोलते हैं इसको। ये सीखने का ही तो, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है ना कि आप सीखो। सीखना है ना, तो जरूरी है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सवाल कितना सरल दिया मेरे भाई। 2500 की चीज खरीदी है, 2375 रुपए की बेची है, 125 रुपए का नुकसान हुआ है। किस पर? 2500 पर। 25 पंचे 125, 5% की हानि हो रही है। अगर इसके लिए मैंने पेन चला दिया और आप लोगों ने में किसी ने कहा कि सर ये लिख के बता दो, तो विश्वास मानना आपकी बेइज्जती बहुत होगी और उससे ज्यादा कहीं मेरी होगी। क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं सिखा पाया बिना पेन के करना, तो फिर मेरे ऊपर फिर एक कहीं ना कहीं वो लगेगा। और पेड बैच वाले बच्चे तो इसको देखेंगे, कहेंगे थू हटा, इसको 5% है। सेकंड के अंदर थूक भी देंगे और आंसर भी दे देंगे।
ये भी गारंटी है। ना मानो तो आशीष से पूछ लो, और तमाम बच्चे जिन्होंने ले रखा है वो भी बता दो भाई किसने किसने पेड बैच ले रखा है, और वो इस सवाल में अगर फंस जाए, इस सवाल छोड़ो किसी में भी फंस जाए। आगे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। इसमें यदि पानी के प्रवाह की गति जो है 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि 2 मीटर घनाकार वाली, घनाभाकार या घन आकार वाली एक पानी की टंकी है। तो घन आकार की पानी की टंकी ऐसी है। बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, 3D थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आप तक बेहतर पहुंचा सकूं। ये मान लो एक टंकी है और ये टंकी 2 मीटर भुजा की है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और यहां पर नीचे सेंटीमीटर है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 100 गुणे 100 गुणे 100, ये इस घनाभाकार टंकी में आने वाले पानी की मात्रा होगी। होगी कि नहीं होगी। अब इस टंकी को भरने के लिए एक इनलेट पाइप लगा है, एक नल लगा है जो इस टंकी में पानी डाल रहा है। ध्यान से सुनना, इस टंकी में पानी डाल रहा है। इसकी त्रिज्या आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर और पानी के जो प्रवाह की गति होती है ना, वो इसकी लंबाई होती है, नल की लंबाई 2 मीटर प्रति सेकंड। और जब कभी भी आपसे पानी डालने वाले नल की बात होगी, उसकी त्रिज्या होगी, तो पानी का डालने वाला जो नल होता है ना बेटा, वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। रबड़ देखिए ना आपने घरों में होती है सभी के, या कोई भी प्लास्टिक वाला पाइप या लोहे वाला पाइप किस शेप का होता है, बेलन शेप का होता है ना। तो बेलन के आयतन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। किसका इस्तेमाल करना है? बेलन के आयतन। और मेरे भाई बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू एच। एच का मतलब 2 मीटर पर सेकंड से। तो कितना समय लगने वाला है इसको भरने में, यहां से मिनट आएंगे और वो मिनट आपको यहां पे बताने हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद, सवाल बता दिया, ये कैलकुलेशन करने के बाद सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा कि सर मेरा आंसर ये है, मेरा आंसर ये है। मेरी बात की नजर आप सभी पर है, मैं देख लूंगा किसने आंसर नहीं किया है। ठीक, चलो अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल देखो, सवाल देखिए अगला, ग्रुप डी, दिस 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 दिस। चलिए इस सवाल को अगर हम देखें, 6, 8, 39 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भैया कितना सरल सवाल है। इस सवाल को करने के लिए क्या जरूरत है किसी और चीज की? 6, 18, 39 और x, 6, 18, 39 और x ये समानुपात में है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि जो अनुपात 6 का 18 के साथ है वही 39 का अगली संख्या के साथ होना चाहिए। ठीक, या फिर आप इसको यूं समझ सकते हो, एक इसमें चीज और होती है। ये सब समानुपात में है, x का मान पूछ रहा था। एक चीज और होती है, जो अनुपात 6 का 39 के साथ है वही 18 का इस संख्या के साथ होना चाहिए। ये बात भी होती है। आप किसी से भी देख सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, आपका आंसर आना चाहिए, वो भी सही आंसर है। तो 6 गुणे 3 18 होता है, 39 गुणे 3 करेंगे तो 3 9 27 इकाई में 7 होना चाहिए x के मान में। और 7 इकाई में किसमें है? बोले सर ऑप्शन ए ही में है, और ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। खत्म सवाल, खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ बोलते चलना है, समझते चलना। अब ये सवाल देखें कितने लोगों का सही होता है। यहीं पे करोगे, यहीं पर 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो। ये सवाल सरल है, मैं मान रहा हूं। ये मैंने लिया क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्रुप डी के फेज 1 के एग्जाम में 2022 में, जो कि 17 अगस्त को हुआ था, इस सवाल को भी आपने गलत किया है। तभी तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये सवाल भी गलत हुआ है भाई, समझना। सबसे पहले तो इस चीज को यूनिट लिख लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बोले सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात सब लोग जानते हैं। 1 किलोमीटर में अगर मैं बात करता हूं कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर 1000 मीटर में सेंटीमीटर की बात पूछी जाए, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई ये बताओ 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? बस 2 जीरो थे, 3 और बढ़ जाएंगे, 5 जीरो लग जाएंगे, सेंटीमीटर होते हैं। और 36 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है, तो किससे डिवाइड करना होगा? 1 लाख से। तो 36 बटे में 1 लाख, 5 जीरो है ना, 1 लाख।
2 अंक पहले थे, 5 अंक पर दशमलव लगाना है, यानी 3 अंक पर दशमलव और लगेगा, और 3 अंक इसके आगे कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे, और यहाँ पर दशमलव लग के खत्म हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.00036, यानी कि आंसर होगा आपका 0.00036। ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। ये इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। कुछ बच्चों को ये सवाल भी गलत लगा होगा और उनको ये लग रहा होगा कि अरे इतना, कुछ को लग रहा होगा सरल है, कुछ को लग रहा होगा अरे यार हे भगवान, काश कुछ पढ़ लिए होते, काश पेड कोर्स अनुराग सर्कल ले लिए होते तो कम से कम कुछ तो कर पाते जीवन में। अगला सवाल, इधर नहीं इधर। जॉन ने एक लैपटॉप को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा है। उसके लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया गया। अंकित मूल्य क्या था? मैं मान लेता हूं कि अंकित मूल्य अगर उसका 100 है, ये क्या है अंकित मूल्य, और उसने खरीदा है 25% के डिस्काउंट पर, यानी कि जो चीज खरीदी है, दुकानदार ने जो चीज बेची है वो बेची होगी 75% की, और 75% की कीमत आपको दे रहा है कितनी, 28,473 रुपए। अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो 25 चौको 100 होगा, 25 तिहाई 75 होगा, यानी आप बोलोगे 3 यूनिट का मान 28,473 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगी, 4 यूनिट का मान पूछ रहा। भाई बहुत ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, 4 यूनिट का मान, यानी आंसर वो होगा ना जो 4 से कटेगा। 4 से कटने वाले ऑप्शन में 46 4 से नहीं कट सकता, मतलब बी ऑप्शन नहीं है। 94 4 से नहीं कट सकता, मतलब डी ऑप्शन नहीं है। 64 और 96 ये दोनों 4 से कट सकते हैं, यानी आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। सी बी, ए तो होगा या तो सी होगा, बी और डी नहीं होंगे। चलो 3 से काटो, 3 9 में 27, एक बचेगा, 3 चौको 12, 3 9 27, 3 एकम 3, ये खत्म। 4 से गुणा करना है, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी इकाई में इकाई और दहाई 64 होगा, और 64 ऑप्शन नंबर ए में है। पूरा गुणा भी नहीं करेंगे भैया, वो जमाने गए, क्यों हम करें पूरा गुणा जब हमें आंसर 64 से ही मिल रहा है। आगे अननेसेसरी टाइम इसमें गुणा भाग करने में क्यों बर्बाद करेंगे, बात समझे भाई, ये चीज भी सीखते चलो। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के मूल अगर बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप पहले मेरी द्विघात समीकरण में के लिए ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझ लो। अगर कोई द्विघात समीकरण है ना आपके पास कि ax स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनो इधर, bx प्लस सी बराबर 0, अगर इसके रूट बराबर है यानी मूल बराबर है मेरे भाई, याद रखना, अगर क्या है मूल बराबर है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है। मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये विविक्तकर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये 0 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 0 के। अब यही काम हमको इस द्विघात समीकरण के लिए करना है। तो इस द्विघात समीकरण से लिए a का जो मान निकालेंगे, a का मान क्या होगा, ax स्क्वायर में a का मान हो जाएगा a, b की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और c की जगह क्या आ जाएगा, c की जगह आ जाएगा b, बस रख दो। b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 4, a की जगह क्या आएगा, a ही आएगा, c की जगह क्या आएगा, b आएगा, बराबर 0। तो आपके पास क्या हो गया कि 4ab बराबर 1 है, और 4ab बराबर 1 है तो ab बराबर 1/4 लिख सकते हो, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो ab बराबर 1/4 ही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मेरे भाई। ये बात केवल इसमें समझनी है। एक चीज इसमें हम आपको और बता दे रहे हैं जो भी जरूरत है, कि अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो ये होता है। अगर द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो वास्तविक होते हैं, अगर वास्तविक होते हैं तो क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये 0 से बड़ा होता है। अगर द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं यानी कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो क्या होता है, काल्पनिक होने की कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये 0 से छोटा होता है। ये 3 चीजें होती है जो इस पर काम करते हैं। अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस, देख के फटाफट करना है रुकना नहीं है। 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी, समझना है। जाते समय उसने दूरी तय करी है 20 किलोमीटर की,
और दो तरफा यात्रा है तो आते समय भी उसने दूरी 20 किलोमीटर की ही तय करी होगी, बोलो हाँ या ना। ये दूरी तो नहीं बदलेगी। और जब दूरी कांस्टेंट होती है तो समय का जो अनुपात होता है चाल के अनुपात के बराबर होता है, अब रिवर्स होता है, खैर वो बात चलता है। जाने के दौरान, दो तरफा यात्राओं के दौरान टोटल जो औसत चाल थी वो थी इतनी। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी, अच्छा जाते समय प्रति घंटे है, यानी कि ये बात कह रहा है कि जाते समय जो उसकी चाल है ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, आते समय की उसकी चाल क्या होगी ये आपको पूछ रहा है। ये चाल आपसे पूछ रहा है कि S2 क्या होगा, जबकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है 2S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। ये बात आप जानते हो ना, हाँ या ना का सही सही जवाब देना, जानते हो यही इसका फॉर्मूला होता है, हाँ या ना। ठीक, अब सुनो मेरे भाई बराबर देखना, ये या तो ये फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व कर लो, काम कर लेगा। अब या तो ये देखो कि टोटल एवरेज कितना था 15 था, ये वाली गति इससे 5 ज्यादा है, और एवरेज इधर भी क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए, तभी 15 15 30 होगा। ये अगर 5 ज्यादा है तो ये 5 कम होगा, क्या होगी 10 होगी, क्या हो जाएगी 10। तो आते समय उसकी चाल कितनी होगी 10। अब आप रख के देख सकते हो कि एक जगह 20 एक जगह 10, तो 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगी आपके पास कितना 20 और 10 30 हो जाएगा, 8/5 हो रहा है। तो 5 ज्यादा है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा 5 कम करना होगा। जरा देख लेते हैं 2, S1 की वैल्यू हो गई 20, S2 की वैल्यू अगर हम 10 मान लेते हैं तो नीचे आ जाएगा 20 और 10 30, तो 200, 200 दूनी 400, 400, तो 10 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, या तो आप फॉर्मूला लगाओ या तो इससे कर लो। अगर मैं 12 मान लेता हूं तो ये 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें जो है 5 ज्यादा है 5 कम करना होगा, तो 10 ही तो होनी चाहिए फिर उसके हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, तो हम फॉर्मूले से काम बना लें क्या, चलो फॉर्मूले से एक बार काम बना के देखते हैं। 15 ये दिया था, S1 आपके पास 20 है, S2 निकालना है, बटे में S1 20 है, S2 निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 15 दूनी 300 प्लस में 15 S2, और बराबर में यहाँ क्या मिलेगा 40 S2। तो ये 40 अगर इसमें माइनस हो जाएगा आके तो बचेगा 25 S(2), और यहाँ पर है आपके पास 300, 12 आ जाएगी, यानी S2 क्या होगा 12 होगा। S2 कितना हो जाएगा, आते समय उसकी चाल हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12। अब ये बात इतना या तो करके निकाल लो, या तो केवल ऑप्शन का सहारा लो, या तो इस फॉर्मूले में आप पूरी वैल्यू रखो, सॉल्व करो इतना, तब आंसर निकाल लो। या दूसरा तरीका मेरे भाई ये है कि आप ऑप्शन का सहारा ले लो खटाखट से। जैसे पहला ऑप्शन आपके पास 12 दिया है, आपको पता है 1 चाल इसकी 20 है, कितनी है 20, देखा खटाक से 20 गुणे 12 गुणे 2 होगा, और नीचे आपके पास 20 12 32 हो जाएगा, हो जाएगा। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 8 बार, 2 से काटा 4 बार, 4 से काटा 5 से 15 दिख रहा, और ये दिया भी था 15, तो इससे आपका समय ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो जिसको फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे फॉर्मूले की मैं जरूरत अभी भी नहीं समझ रहा हूं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 10, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल गलत होता है, देखते हैं। 0.6 है, छूना नहीं है। 0.81 है, वर्गमूल निकालोगे 0.9 होगा, ब्रैकेट के अंदर इधर 0.0144 है, वर्गमूल निकालोगे यहां पर 0.12 होगा। उसके बाद आपके पास, पहले तो इसको हमें सॉल्व करना, एक ब्रैकेट और लग गया है। उसके बाद यहां पर आपके पास है 0.4, और डिवीजन में आपके पास है 0.5, तो ये दशमलव हट जाएगा, ये 4/5 लिखा है। क्या लिखा है 4/5। अब सॉल्व करना, और बाहर में 0.6 पहले से ही है। एक ब्रैकेट के साथ दूसरा ब्रैकेट भी काम कर रहा है, इस चीज को ध्यान देना। तो पहले ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां से दशमलव हटा दोगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। देखो 5 को 100 बनाओगे तो यहां पर आप 20 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 20 से गुणा होगा। अब देखो नीचे 100 बन गया, 20 चौको 80, 80 12 92 हो गया, 92/100 है ये कितना है 92/100। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 0.6 प्लस में यहाँ पर 0.9 है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास आया 80 12 92, 92/100, 92/100, और 92/100 मेरे भाई क्या बनेगा 92/100 बनेगा 0.92।
तो 0.92 में दशमलव ये घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का। सबसे पहले तो क्या आएगा, माइनस का, और कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। अब 0.6 में 0.02 घटाओगे तो आपका उत्तर क्या होगा, 0.58। ये सही जवाब है। और ये प्रश्न भी गलत हुआ होगा। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों का ये प्रश्न सही हुआ है। ये बॉडमास का असली क्वेश्चन आया भाई। अब की बार बहुत समय के बाद ये बॉडमास का एक ऐसा क्वेश्चन लगा जो मुझे लग रहा है कि इसको बच्चों को करने में कहीं ना कहीं तकलीफ हुई होगी। और सिंपल बॉडमास और स्क्वायर रूट का ये क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं। वो क्वेश्चन उठा के लाता हूं प्रीवियस ईयर में, जो आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएं और शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएं, दोनों काम, एक पंथ दो काम। ठीक है, अगले कुछ सवालों पर आता हूं मैं। देखो जरा, अगले सवाल पर आ रहा हूं, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, इसको देखो, पहले इसको देख लो और समझ लो, उसके बाद हम लोग आएंगे अगले सवाल पर। इस छोटी सी बात पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच जो कि 699 का था, अब आपको 399 का मिलेगा, जिसको चाहिए। मैथ स्पेशल बैच, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर एक बार बता रहा हूं, मैथ स्पेशल का बैच जो कि 999 का था, आप सभी बच्चों की फरमाइश पे ये आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में दे रहे हैं। और ये बम्पर ऑफर जो है ना, आप इसको कुछ भी समझ सकते हो, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। ये एक ऐसा कोर्स है, ये आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, और खास तौर पर रेलवे में किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। सोचो मत, इस बैच में तो एनरोल कर ही लो, मैथ के 101% एनरोल कर लोगे, फायदा मिलेगा। इसी तरीके साइंस स्पेशल का बैच 399 का है, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साइंस का जो कॉम्बो है वो 599 का है मेरे भाई, बात समझना। और कूपन कोड आप सभी को पता है, क्या यूज करोगे? आप बोलोगे सर जी कूपन कोड तो अब मेरी जवान पे रट गया है, AD10। संतुष्टि नहीं हो, आप मुझे बताओ सपोर्ट के माध्यम से, लेकिन जब ये कूपन कोड लगा होगा तब मेरी कही हुई बात को मैं मानूंगा, जो मैंने अभी पिछले कुछ समय पहले कही थी इसी क्लास में। ठीक है, चलो अब इस सवाल को देखो। इस सवाल की खासियत जानते हो क्या है? ये सवाल की खासियत देखो क्या है। ये सवाल की खासियत आपको नीचे दिख रही होगी। RRB NTPC 10 मई 2022 लेवल 4 शिफ्ट 1 CBT 2 2022। जबरदस्त क्वेश्चन, देख के घबराना और भागने की जरूरत नहीं है। 2022 का है, लेटेस्ट पैटर्न, लेवल 4 NTPC CBT 2 शिफ्ट सेकंड। राम और दीप्ति में से प्रत्येक 28,000 की राशि को, ध्यान से देखना, 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित करते हैं। राम भी 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित करते हैं, और दीप्ति भी 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित करती है 28,000 रुपए। 2 लोग हैं, राम और दीप्ति। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 28%। 2 साल के लिए दोनों लोग CI पर निवेशित कर रहे हैं, CI पर निवेशित कर रहे हैं, ऐसा सवाल ने बोल दिया। आगे बात करते हैं। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो अगर राम के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो मैंने राम जी की बात कर लेते हैं कि ये 30% की दर से इनके लिए 2 साल का जो CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कितने परसेंट होगा? 30 60, 30 गुणे 30 यानी 69% इनको CI मिलेगा 2 साल में। AB रूल लगाया है। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि ये कैसे इतनी जल्दी आ गया, इनरोल कर लो इसीलिए कह रहे हैं, सेकंडों में काम कर दोगे। आगे की बात करते हैं। उसके बाद, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है 2 वर्ष की अवधि में। अब दीप्ति की बात करते हैं, इनके लिए जो ब्याज की गणना है वो 8 मंथ की है, 8 मंथली है। तो 8 मंथली का मतलब अगर हम ब्याज की दर देखेंगे तो ब्याज की दर 2/3 हो जाएगी। पहले ब्याज की दर कितनी थी? 30% थी। अब 30 का अगर हम 2/3 कर लेंगे तो 3 दूनी 10, 20% दीप्ति के लिए ब्याज की दर लगेगी। कितने परसेंट लगेगी? 20%। लेकिन समय क्या हो जाएगा दीप्ति के लिए? ध्यान से सुनना, 8-8 महीने में लग रहा है, और 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 24 महीने में मेरे भाई 8-8 महीने के 3 पेयर बनते हैं। तो दीप्ति के लिए जो समय होगा वो 3 इकाई का हो जाएगा। इसके लिए समय क्या हो जाएगा? 3 यूनिट का। तो 20% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इसका काम करेगा। देखो, अगर 20% सिर्फ 2 साल के लिए होता तो 20, 40 और 4 44% हो जाता। अभी एक 20% और बाकी है, तो यहां पर क्या आएगा? 20 गुणे 44 बटे में 100, ये हो गया 64।
20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 64 और 8 72.8% ब्याज मिलेगा दीप्ति को। कितना ब्याज मिला दीप्ति को? 72.8%। ए बी रूल लगा है दोनों में, यहां पे भी ए बी रूल लगा के ये ब्याज निकाला, यहां पे भी ए बी रूल लगा के ब्याज निकाला। अब आपसे कहता है 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक मिली थी। सबसे पहले तो ये देखो कि दीप्ति का जो ब्याज का प्रतिशत है वो राम के ब्याज के प्रतिशत से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 3.8% ज्यादा है। और इसने भी 28,000 रुपए लगाए थे, इन्होंने भी 28,000 रुपए लगाए थे, यानी आपको सिर्फ 28,000 रुपए का 3.8% निकालना है। अब बच्चों के तरीके काम नहीं करना है, देखना ध्यान से सुनना। ये प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, ये दशमलव के 2 जीरो से ये खत्म। 28 गुणे 38 यानी जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक होगा 4। 8 अट्ठे 64, किसमें 4 है? बोले सर एक ही ऑप्शन में 4 है, डी आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ बच्चों को एकदम से पार हो गया होगा, अरे सर इतना कठिन सवाल था, इतना जहरीला सवाल था, आप इसको ऐसे ही निपटा दे रहे हैं, कह रहे ये यूनिट डिजिट देख लो आंसर आ जाएगा। आपके सामने लोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों आ रहा है उनका आंसर? क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा समय दिया है पढ़ाई में, वो कोर्स में इनरोल है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप सोच रहे होगे कि ये बार बार अपने कोर्स की बात कर रहा है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, और ये ऐसा नहीं कि ये सवाल कोई मैंने क्रिएट किया है, ये सवाल कोई मतलब मैं क्रिएट करके लाया हूं आपको डराने के लिए। सवाल खतरनाक नहीं भैया, 2022 का क्वेश्चन है, लेवल 4 का है, और भाई शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड और CBT 2 का क्वेश्चन है। अब तो डेट भी लिखी है सामने, मतलब रेलवे ये प्रश्न पूछता है। सीख लो इस बात को, समझ लो, जान लो। मैं बार बार कह रहा हूं। अगला सवाल देखिए, देखो कविता ने 4,000 रुपए की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या है? मैं ये बात कह सकता हूं कि 2 वर्ष के बाद जो कविता को मिश्र धन प्राप्त होगा वो 9 से कटने वाला होगा। अब 9 से कटने वाला आंसर जो है 4400 हो नहीं सकता, 4 4 8 7 5 12 हो नहीं सकता, और 6 4 10 7 17 ये हो नहीं सकता। ये आपका उत्तर हो गया। बोले सर आप लिखे तो कुछ हो नहीं और इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हो, केवल ये देख कर कि जो ऑप्शन 9 से कटे है वो आंसर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इस चीज को सीखो, यही सारी अप्रोच मैं सिखाता हूं, समझाता हूं। देखो 6.5% 1 साल का ब्याज है, 2 साल के लिए कितना ब्याज होगा? इसका दुगना यानी कि 12.50% होगा 2 साल में, 12.50% 2 साल में। और 12.50% को हम लोग 1/8 लिखते हैं, यानी मेरे भाई अगर मूलधन 8 है तो उसका मिश्रधन 1 ब्याज लेकर 9 मिल जाएगा 1 साल में। और 2 साल में क्या होगा? 2 साल में इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी 64 का मूलधन 81 के मिश्रधन में बदल जाएगा। अब मैं सिर्फ ये देखता हूं कि 81 जो है ना, हमें मिश्रधन क्योंकि निकालना था, 81 क्या होता है? 9 गुणे 9 होता है, यानी कि जो ऑप्शन 9 से कटेगा ना वो आंसर होगा। और दिए गए सारे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कि 9 से कट रहा था, वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी। सवाल खत्म, पैसा जम, बोलो तारा रा। ठीक, अगला सवाल। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। ये आप सभी को करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताना भी होगा सभी बच्चों को, जितने भी अभी देखो या बाद में देखो, सब मुझे बताओगे कि होमवर्क में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और अपने फीडबैक को भी बताया करो। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये देखो अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन ही मैं ला रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं 35 क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, लेकिन सारे 35 मैं नहीं लाया हूं। मैं वो क्वेश्चन लाता हूं आप सभी के लिए लेटेस्ट में, जिसमें मैं आपको सिखा सकूं, मैं आपको वो चीज बता सकूं जो आपके समय को कम करेगी, जो मैं देख पाता हूं। क्या आपको पता है? आपको पता है मैं YouTube को बहुत अच्छे से सर्च करता हूं, खास तौर पर रेलवे वाले टीचर्स को जो कि मैथ में काम कर रहे हैं, जो मैथ में काम करते हैं। मैं उनको बहुत अच्छे से देखता हूं, समझने की ये कोशिश करता हूं क्या जो बच्चों को चाहिए वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अभी भी यही बता रहे हैं। अच्छा, बच्चों की भी इसमें मैं देखो बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं, बच्चों की भी गलती है कि अगर उनको एक्स से सवाल कराया जा रहा है ना तो उनको लगता है हमें तो आता है, ऐसे थोड़ी होता है, एक्स से तो हम भी कर लेंगे।
एक्स से तुम करोगे पेपर में क्या कितने सवाल कर पाओगे? 20 आएंगे ना CBT 1 में LP के, 25 आएंगे ना CBT 2 में, 35 आते हैं ना NTPC में। सभी तो नहीं सिलेक्ट हुए हो, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, एक्स वाले तमाम तरीके होंगे तुम्हारे पास, नहीं हुए ना सिलेक्ट। और जो हुए हैं उनसे पूछो, कभी उनसे थोड़ा विचार लिया करो। जो इंटरव्यू पढ़े होते हैं ना उसमें कभी सोचो, देखो कि क्यों उनका सिलेक्शन हो रहा है और तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो अगर मुझे वर्ग की भुजा निकालनी है तो मुझे पता है कि उस क्षेत्रफल का हमें वर्गमूल लेना होगा, यानी कि इस दिए हुए द्विघात समीकरण का वर्गमूल लेना है। और ये द्विघात समीकरण क्या दिया है? 81x² प्लस में आपके पास दिया है 72x और प्लस में आपके पास दिया है 16। 72x और प्लस में आपके पास है 16। तो क्या आप ये देख के नहीं समझ पा रहे हो? ये 9x + 4 का होल स्क्वायर है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये क्या है? ये है 9x + 4 का होल स्क्वायर। और अगर इसका वर्गमूल हमें लेना है तो ये होल स्क्वायर से वर्गमूल हटे आएगा, तो आपके पास भुजा क्या आ जाएगी? 9x + 4। क्या आ जाएगी भुजा? 9x + 4। यही साइड होगी। और यही साइड को ऑप्शन के हिसाब से अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? 2 कॉमन ले लो सबसे। जब यहां पर 2 हम कॉमन ले लेते हैं या 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 9x/2 और यहां पे हो जाएगा 2। देखो अगर गुणा करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, यही बात आ जाएगी। यानी अब ये हो गई भुजा, और अगर ये भुजा हो गई तो आपका ऑप्शन जो होगा पहला सही जवाब हो जाएगा। नहीं, पहला नहीं, सॉरी, पहला नहीं होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 9x/2 + 2 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर ये डायरेक्ट लिखा होता तो 9x + 4 लिखा होता। बस इतना सा काम करना था। और ये चीज जो मैंने आपको लिखी है ना, ये आपको लिखनी नहीं होती है, ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। यहां से ये, इससे ये जो आया है ना, ये आपको देखते हुए पता लगना चाहिए कि जब हमने बताया तब आप इस बात को अगर कनेक्ट कर रहे हो तो अभी आपकी तैयारी सही नहीं है मेरे मित्र। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आगाह करता हूं, लेकिन बस यही बात है कि समझना आपको है। अगला सवाल 2022 लेवल 4 शिफ्ट 1 CBT 2 आंसर चाहिए। राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपए है यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है। तो अब इस बात को ऐसे लिखने की जगह कि राम और रहीम ऐसे अगर ये बात मैं आपको जैसे भी मैं बता रहा हूं ना, अगर ऐसे ही बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे वाह सर क्या बात है, मजा आ गई आपसे पढ़कर। मैं अगर ऐसे ही बताऊं क्या कि राम की धनराशि का 1/3 हिस्सा रहीम की धनराशि के 2/5 हिस्से के बराबर है, अगर मैं ऐसे बताऊं ना आपको बड़ी मजा आएगी। लेकिन अगर मैं ये बात डायरेक्ट कह देता ना कि राम और रहीम की धनराशि का जो अनुपात होगा वो 6/5 होगा, तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चे होते कि अरे यार ये क्या बात हो गई, ये डायरेक्ट कहां से आ गया। तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत थोड़ी है। अरे भैया साफ साफ दिख रहा है 1/3, 2 इधर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 5 राम के नीचे रहीम आ जाएगा। बात समझे भाई? तो ये सारी चीजें अब आप लिखोगे तो पेपर में आपका समय कम ही पड़ेगा, समझे भैया। तो राम के पास कितनी, रहीम के पास कितनी धनराशि? 6, 5, 11, 11 का मान है आपके पास 1210, 11 का मान है आपके पास 1210। ये कुछ नहीं लिखना जो मैं लिख रहा हूं ना आपको, ये कि 1 का मान यहां से 110 आएगा, ये सब मेरे भाई पेपर में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ये आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए कि अगर 1 का मान 110 है तो रहीम के पास की धनराशि 550 होगी। लिखने की जरूरत नहीं होती, 550 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? सिलेक्शन लेना मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है किसी भी एग्जाम में, लेकिन उस सिलेक्शन को लेने के लिए जो छोटी छोटी चीज अवॉइड करनी पड़ती है ना तो वो सब लोग सिखाते हैं और ना ही आप सब लोग सीखते हो। जो सीखते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, और सिखाने वाले लोगों की भी संख्या बहुत कम है। मैं आपको ये भी क्लियरली साफ साफ यूट्यूब पे बोल दूंगा, छाती ठोक के बोल देते हैं हम ये बात। नहीं सिखाते, वो पूरा करेंगे एक्स, वही बताएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा अरे यार हमें तो सब आ रहा है।
समय कैसे मैनेज करोगे भाई? अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति को इतने रुपए की कुर्सी बेचकर इतने % का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। 27% का लाभ होता है, यानी जिस कुर्सी का क्रय मूल्य अगर मैं बोल दूं 100 है तो उसका विक्रय मूल्य 27% लाभ के बाद 127% होता है। और जब ये 127% होता है, इतने में बेचकर 27% का लाभ होता है, यानी 127% की जो कीमत है मेरे भैया वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 22,858.77। 22,858.77 इतनी आ रही। कह रहा कुर्सी का क्रय मूल्य बता दो। 100 का मान बताना है तुमको, 100 का मान। सोच समझ कर आंसर देना। वैसे मुझे इसमें कुछ डिस्टर्बेंस लग रही है, ये 22,858 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100% के लिए कीमत जो है ऑप्शन में ये दी हुई है। ठीक है, हो सकता है टाइपिस्ट से कुछ गड़बड़ हो गई हो। आप एक काम कर सकते हो, आप इसको 2858 कर लो। सिर्फ क्या कर लो? 2858। मैं यहाँ पर 1 2 हटा लेता हूँ, 2858 कर लेता हूँ सिर्फ। ठीक, 2858 है। अब देख लेते हैं, अब बताना है क्या होगा। तो एक चीज तो कंफर्म है ना कि 127 की कीमत अगर ये है तो 100% की कीमत 2858.77 से कम होगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन 2858.77 से कम है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जबरदस्त चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझ लोगे, मजा आ जाएगी। ठीक, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर इसको तुम लिखोगे ना, अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं ना कि आंसर क्या आएगा, तो अभी कई सारे लोग घबरा जाओगे कि अरे इतना कैसे, 2151 कैसे आ जाएगा। सुनना, 127% की वैल्यू ये है तो एक की क्या होगी? एक की होगी ना 2858.77 बटे में 127। यही तो लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे। और फिर 100 की कीमत निकालनी है तो इस 100 का गुणा करोगे यहां पर। यही तो करते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? ये बात अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं ना तो अभी आप लोगों में कुछ में टेंशन हो जाएगी कि अरे दादा रे कैसे, ये 2 जीरो से इसका 2 अंक का दशमलव हट गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इस एक का काम खत्म है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? कई सारे रास्ते खुल गए आपके पास कि देखो, समझो और आंसर निकाल लो। देखो, 127 से अगर 28,577 में भाग दोगे, इसकी इकाई का अंक भी 7 है, इसकी इकाई का अंक भी 7 है, तो 7 में हम ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि हमारे पास 7 ही आ जाए? तो आप बोलोगे सिर्फ एक ऐसा होगा। यानी जो भी आंसर इसको काटने के बाद आएगा उसकी इकाई में 1 होना कंपलसरी है। 1 होना कंपलसरी है, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अभी कई सारे लोग कैलकुलेट करने में जुटे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, वो भी यही नहीं देख पाओगे कि 127 कट किससे रहा है। होगा, मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। अब एक चीज को समझना जरा बहुत ध्यान से, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अगर मैं ये बोल देता कि यहां पर सिर्फ 2 अंक को पकड़ो, 12 और डिवाइड करो, तो 12 दूनी 24, शुरुआत 2 से होती, 127 दूनी 254 होता, मान लो 2 आ जाता, दोनों में 2 है। अब क्या करें सर? उसके बाद देखो, 12 दूनी 24, 4 बचता 45 होता, 12 तिहाई 36। अगर 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो डिवाइड हो रहा होगा। 100 ये खत्म हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता 2251। क्या कैलकुलेशन करी हमने, क्या कैलकुलेशन करी, ईमानदारी से बताना। और ये क्या कैलकुलेशन आपने बचपन में नहीं सीखी होगी? भाग करना जानते हो ना, लेकिन भाग करने में ये चीज आपने सीखी या नहीं सीखी? नहीं सीखी। दूसरा तरीका भी बताता हूं, अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका भी बताता हूं। इसको हिस्से को सॉल्व करना है, डीएस का इस्तेमाल करना जानते हो? डीएस का, नीचे की संख्याओं का डीएस देखो, 7 2 9 1 10, नीचे का डीएस 1 है, सवाल खत्म है। अब हमें सिर्फ ऊपर का ही डीएस देखना है। 7 7 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 और 8 होता है 29। 29 का मतलब होता है 2 + 9, 9 2 11, 11 का मतलब डीएस 2 होना चाहिए। इन दोनों में चेक करो डीएस 2 किसका आ रहा है, डीएस 2 किसका होना चाहिए, ऐसे चेक करो, खत्म हो जाएंगे सवाल। बात समझे? नहीं डीएस काम कर रहा है तो यूनिट डिजिट आपने यहां काम कराई। कई बार क्या होता है कि किसी एक एप्लीकेशन से अगर काम नहीं हो रहा, मान लो अगर डीएस से काम नहीं हो रहा है, तो डीएस के साथ यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाओ। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। मान लो इन दोनों से भी काम नहीं हो रहा है, डीएस से भी काम नहीं हो रहा है, यूनिट डिजिट से भी काम नहीं हो रहा, तो इसमें डिविजिबिलिटी और चेक करो। अब ये 3 मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। यही सारी चीजें मैंने मैथ के पेड कोर्स की कैलकुलेशन वाले पार्ट में एक एक पॉइंट करके सिखा रखी है। आप इसको डिवाइड करके देख, कैलकुलेटर है आपके पास, मैं दिखाता हूं।
मैं आपको दिखाता हूँ, समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैं मान लो कैलकुलेटर खोल लिया थोड़ी देर के लिए और ये लिखा 28,577, तो भाई 28,577 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 127 से। 127 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो अपने पास आ रहा 22,225 बार कुछ, और 225 का मतलब ये है ना, ये आपका आंसर मिल जाएगा। समझना होता है, चीजों को जानना होता है, ठीक। बहुत कठिन सवाल नहीं था, कितना छोटा सा सवाल था, लेकिन कई बार यहां पे कैलकुलेशन में बड़ा फंसाव होगा और यहीं पे आप अपने 2 मिनट बर्बाद करोगे। नहीं करना, याद रखना इस चीज का। अगला सवाल देखो 102 नंबर। 1683, 2244, 5049 का महत्तम समापवर्तक x है। x के अंकों का योगफल बताना है, मतलब इन सभी का HCF जो होगा उसके अंकों का योगफल निकालना है। अब अगर सिर्फ HCF होता ना तो आसानी से काम हो जाता। अब इनका HCF क्या होगा? देखो 1683, दूसरी संख्या क्या है 2244, और तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है 5049। अब अगर इनका HCF निकालना है तो HCF क्या होगा? HCF के लिए हमें वो 2 अंक ढूंढने होंगे, 2 संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिनके अंकों का डिफरेंस सबसे कम हो। अब अगर मैं पूछूं कि यहां पर सबसे कम अंतर वाली 2 संख्याएं कौन सी होंगी, तो सिंपल सी बात है कि यही दोनों संख्याएं होंगी जिसके बीच का अंतर सबसे कम होगा। घटा लो 14 में से 4 में से 3 गया, 1 बच जाएगा। 14 में से 6 8 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, यहां बचेगा 21, 16 माइनस कर दोगे 561 आ जाएगा। ये 561 ही क्या होगा? HCF होगा। 561 से 3 बार ये कटेगा, 561 से 4 बार ये कटेगा, 561 से 9 बार ये कटेगा। तो इसका HCF क्या आ गया? इसका HCF आ गया 561। कह रहा है इसी के अंकों का योगफल निकालना है। 5 + 6 + 1 12 आपका जवाब हो गया, बी आंसर। कठिनाई लगी? नहीं लगी। लेकिन आप अगर ये HCF लेने में फंस जाओगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कई सारे बच्चे फंसते हैं। ये सवाल आज का आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं ना ये सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन लग रहे होंगे और जो अप्रोच है ना वो आपको अच्छी लग रही होगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्लास के जो फीडबैक हैं, देखो सब लोग एक तो पहले तो आंसर सब लोग दिया करो, जो अभी देखते हो या बाद में देखते हो, इसको आप लोग मेरा रिक्वेस्ट मान लो या जैसे भी समझना चाहो वैसा समझ लो मेरे भाई। फीडबैक जरूर दिया करो, क्लास का फीडबैक, कि आपको मेरे द्वारा बताई हुई अप्रोचेस कैसे लगती हैं, जो मैं आपको कैलकुलेशन की तरीके सिखाना चाहता हूं वो आपको समझ आते हैं नहीं आते हैं। आप अगर एक्स वाले तरीके से ही सीखना चाहते हो मैं, तो वो भी मुझे बताओ। आपका फीडबैक क्लास का पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जैसा भी हो आपके मन में मेरे प्रति, क्लास के प्रति, वो जरूर कमेंट बॉक्स में पिन किया करो। ठीक ठीक है। अब कल के कमेंट को मैं देख लेता हूं, क्या क्या बच्चों ने कमेंट किए हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कल वाली क्लास की बात करते हैं। तो कल वाली क्लास में भी बच्चों ने कमेंट किए हैं और इन बच्चों के कमेंट को अगर मैं देखता हूं तो कहाँ है भाई कल की क्लास? ये नहीं नहीं ये नहीं थी, ये नहीं थी कल की क्लास। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, ये है कल की क्लास। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 17 कमेंट है। एक तो लाइक का जो रेशियो है ना आपका वो बड़ा कम रहता है। 1,500 लोगों ने, 2,000 लोगों ने क्लास देखी और 185 लाइक। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने तहे दिल से ये बताओ कि जो मैं आपको सिखाता हूं ना, कि आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। बहुत कसम, मतलब कनेक्टिविटी के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं आपको। अब देखो यहाँ पे पहला जो है कमेंट है वो तस्लीमा नसरीन का है। सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है पढ़ाई में, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच तस्लीमा। दूसरा कमेंट है रूपम रॉय का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पूनम पाल सुपर, बहुत बहुत शुक्रिया। रूपम रॉय का फिर से कमेंट है, बहुत शानदार सर जी, बहुत 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 हृदय से आभार बेटा। सोनू एमपी, सर जी बहुत ही शानदार क्लास, आज पहली बार क्लास अटेंड करी है, पहले आपसे पढ़ता तो एग्जाम क्लियर हो जाता सर। अरे कोई बात नहीं सोनू, इस बार पढ़ो, इस बार क्लियर होगा। अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को सीखो और समझने का प्रयास करो। जो मैं हर बार चीज़ बताता हूँ नोट्स बनाते रहो।
उसके बाद एक आयुष उके जी हैं, उनका भी कमेंट है, कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त क्लास सर जी, मज़ा आ गया, बस यूं ही आप हमारा साथ बनाए रखें। मैं आपका साथ हमेशा बनाए रखूँगा जब तक मैं हूँ। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी समय समय पर हमारा साथ जरूर दिया करो, ठीक है। मुन्ना चौहान, थैंक यू सर, ऐसे ही कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे मुन्ना जी। राजू कुमार, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। NACL ने, ये लड़का भी क्लास में आता, थैंक यू सो मच जी। राधे राधे, नाइस क्वेश्चन सर जी, नाइस, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। NACL। रेशमा कुशवाहा का कमेंट है, थैंक यू सो मच, सुपर क्लास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। रूपम राय, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर जी, शुक्रिया, आभार, बहुत धन्यवाद। दीपक चौरसिया भी अपने जो है साथ में आ गए थे, कमेंट इन्होंने भी किया। होमवर्क एंड ऑप्शन डी 23-14 बिल्कुल सही जवाब है, आज मैंने उसका आंसर भी दिया। कल्याण डे का आंसर आया ऑप्शन बी HW। अब भाई मेरे ऑप्शन बी क्या था उसमें, आप सीधे अगर आंसर लिख देंगे ना तो भी मेरा अच्छा, लेकिन आपका ने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना चौहान 23.14 नहीं, सीधे 23-14 आंसर है। रूपम रॉय, HW आंसर डी होगा सर जी, 2314 होगा, 2314 जिस बच्चे का है उसका सही है। राकेश रॉय बिल्कुल सही आंसर है। राहुल कुमार से आंसर ऑफ द डे इज 2314, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, बिल्कुल सही है। अमित विश्वकर्मा का आंसर था 2314, बिल्कुल सही है। राजू कुमार ने भी आंसर दिया 2314। इसी तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहेगा तो मैं अपने आप को आप सभी का आभारी समझूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, ये काम जरूर कर दिया करो और लाइक और शेयर करने में थोड़ी सी कंजूसी कम कर दो, बस प्लीज किया करो, ठीक है। चलो, किसी को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जो रेलवे का है मेरे द्वारा बनाया हुआ है उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं आप लोग, तो आप मुझे इस नंबर पर अपने नाम के साथ ये मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। तो जैसे ही मैं देखूंगा मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। कल फिर मुलाकात होगी 3:30 बजे।